प्रिय छात्रों, पिछला जो हमारा संसद से संबंधित क्लास हुआ था उसमें अंत में हमने देखा था कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कब और किस हालत में हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। हालांकि अध्यक्षता कौन करेगा संसद के संयुक्त अधिवेशन का, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 118 में है। तो अगर अनुच्छेद के क्रम के हिसाब से हम लोग चर्चा करें तो इसका जो है आपको अनुच्छेद 118 में हम लोग को चर्चा करना चाहिए। लेकिन चूंकि संयुक्त अधिवेशन को समझना है इसलिए अनुच्छेद 118 को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तब सवाल है अब यहाँ पर कि संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होने की स्थिति बन जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो हमारा संविधान जो है उसका अनुच्छेद 118 जो है वो कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपको लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब है कि लोकसभा का स्पीकर तो करेगा, लेकिन अगर अध्यक्ष स्पीकर उस दिन अब्सेंट रहेगा या नहीं रहेगा तब क्या होगा। तब कहता है कि उस हालत में उपाध्यक्ष करेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तब कौन अध्यक्षता करेगा। तो कहता है कि राज्यसभा का सभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति करेगा मतलब उपराष्ट्रपति करेगा। सभापति कौन होता है यह हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है वह अपने आप राज्यसभा का सभापति मान लिया जाता है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आराम से किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है, और लड़कों को यहाँ पर समस्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा तो कौन करेगा। चूंकि संयुक्त अधिवेशन होने का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ करके फैसला करता है। तो इसलिए याद रखना है कि अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन का सबसे पहला अधिकारी कौन होगा जो कर सकता है, तो अध्यक्ष होगा लोकसभा का। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया होगा तब दूसरा नंबर आएगा अध्यक्षता करने का लोकसभा के उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर का। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तब कौन अध्यक्षता करेगा, तब राज्यसभा के सभापति का नंबर आएगा तीसरे नंबर पर, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अब हम लोग जो है एक बात को यानी नोट करके याद रखें कि अब तक संसद का क्या संयुक्त अधिवेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो कितनी बार हुआ है। तो अब तक जो है हमारे संसद का कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। सबसे पहली बार जो हुआ है वह 1961 में हुआ है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में पहला जो है आपको संयुक्त अधिवेशन हुआ था। किस मुद्दे पर हुआ था, तो दहेज प्रतिबंध विधेयक को पास कराने के लिए। तो ये पहला जो है आपको संयुक्त अधिवेशन होता है कि दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 को पारित कराने के लिए संसद का पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। अगर पूछ देगा कि उस समय कौन प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगर ये पूछ देगा कि उस समय किस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी होगा। अब दूसरी बार कब संयुक्त अधिवेशन हुआ, तो दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन होता है आपको जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई के काल में 1978 में हुआ। किस मुद्दे पर हुआ था, तो बैंक सेवा आयोग विधेयक को पास कराने के लिए। उसके बाद तीसरी बार जो है कब होता है, तो यह वर्ष 2002 में होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हैं और उस समय एनडीए की सरकार केंद्र में रहती है। किस मुद्दे पर हुआ था, तो आतंकवाद निवारण जैसे विधेयक 2002 के मुद्दे पर हुआ था। इस विधेयक को संक्षेप में पोटा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस तीनों को।
पहला हुआ नेहरू जी के काल में, दूसरा हुआ आपको मोरारजी मोरारजी के काल में, मोरारजी देसाई के काल में, तीसरा हुआ आपको अटल बिहारी के काल में। तो ये जैसो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जो है सो तीनों ये विधेयक पास हुआ। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 109। यह कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। हम लोग बार बार धन विधेयक के बारे में सुनते रहते हैं, मनी बिल के बारे में सुनते रहते हैं। धन विधेयक को मनी बिल कहा जाता है। एक वित्त विधेयक भी होता है, उसको अंग्रेजी में दूसरा नाम दिया गया है। वित्त विधेयक को फिनांस बिल कहा जाता है। तो जब हम लोग धन विधेयक देख लेंगे तो उसके बाद वित्त विधेयक को भी देखेंगे और तब दोनों में अंतर करेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मतलब जो धन विधेयक होता है उसके लिए स्पेशल प्रक्रिया क्या है। जब स्पेशल प्रक्रिया लग गया धन विधेयक के साथ तो इसका मतलब है कि धन विधेयक को संसद से पास कराने के लिए कुछ अलग तरीका होगा। मतलब साधारण विधेयक को पास कराने के लिए सामान्य तरीका होगा और धन विधेयक को संसद से पास कराने के लिए कुछ अलग हट करके तरीका होगा, तभी तो विशेष प्रक्रिया लिखा गया। तो याद रखना है कि धन विधेयक को पास कराने का कुछ अलग तरीका होता है संसद से और धन विधेयक को पास कराने का कुछ अलग तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है। तो पहला जो है इसमें प्रोविजन क्या है, तो कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। मतलब जो है मतलब कि जब भी धन विधेयक आएगा तो याद रखना है कि उसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट यही कहता है। जबकि जो है इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी विधेयक जो होगा, साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक जो होगा वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले पेश होगा। शर्त केवल इतना था कि दोनों सदनों से पास हो जाना है उसको। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं, धन विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश हो सकता है, ये बात नहीं है। यहाँ पर है शर्त कि धन विधेयक जब भी पेश होगा पहले तो लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होना। याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर देगा कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है तो किस सदन में प्रस्तुत होता है मतलब किस सदन में पहले पेश किया जाता है, तो होगा कि भाई लोकसभा में होता है, राज्यसभा में यह पेश नहीं हो सकता। अब है कि दूसरा इसमें प्रोविजन है कि लोकसभा में से जब यह पारित हो जाएगा विधेयक, क्योंकि आएगा कहाँ धन विधेयक पहले तो लोकसभा में आएगा। अब लोकसभा क्या करेगा कि अपने यहाँ से इस धन विधेयक को पास करके भेज देगा आपको सिफारिश के लिए राज्यसभा के पास। याद रखना है कि साधारण विधेयक के मुद्दे पर यह शब्द आप नहीं देखा होगा कि सिफारिश के लिए भेजेगा लोकसभा राज्यसभा के पास या राज्यसभा भेजेगा लोकसभा के पास सिफारिश के लिए। यहाँ पर है कि जब भी धन विधेयक आएगा लोकसभा में आएगा और लोकसभा से जब पास हो जाएगा तब लोकसभा क्या करेगा, सिफारिश के लिए राज्यसभा के पास भेज देगा। सिफारिश के लिए मतलब सलाह देने के लिए, भाई आप सलाह दीजिए, क्योंकि ऐसे भी राज्यसभा जो है आपको पढ़े लिखे लोगों का सो सदन माना जाता है, बुजुर्गों का सदन माना जाता है। इसलिए सलाह लेने के लिए कि भाई हम जो किए हैं जरा देख लीजिए कि इस ठीक है कि नहीं है, अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि और कुछ करना चाहिए तो आप सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए। तो लोकसभा भेज देगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या करेगा कि सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के 14 दिन के अंदर अंदर इसको भेज देगा लोकसभा के पास। अब जब है कि लोकसभा के पास भेज दिया, ये लोकसभा के पास जब भेज दिया तब क्या करेगा कि लोकसभा की मर्जी पर डिपेंड कर जाता है कि वह
राज्यसभा की सिफारिश को मतलब सलाह को माने या न माने, माने तो कितने सलाह को माने और कितने सलाह को नहीं माने। तो याद रखिएगा कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा, जब भी पेश होगा लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा। किस लिए जाएगा कि आप सिफारिश दीजिए, कुछ सलाह दीजिए, हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें और क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है। तब राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को अपनी सलाह के साथ या बिना सलाह के वापस कर देगा लोकसभा के पास। तब लोकसभा क्या कर सकता है कि उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि वह राज्यसभा की किसी सिफारिश को, किसी सलाह को माने या न माने। अब आता है अगला पॉइंट कि भाई यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस कर देना है धन विधेयक लोकसभा के पास, लेकिन अगर नहीं करे तब क्या होगा। तो अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास वापस नहीं भेजने पर तब क्या हो सकता है। तो कहता है कि अगर वो कंडीशन हो जाएगा तो माना जाएगा दोनों सदनों से विधेयक पास हो गया, पारित हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि धन विधेयक के सवाल पर राज्यसभा के पास कोई बराबर का अधिकार नहीं है। केवल घर के बुजुर्गों की तरह का उसके पास अधिकार है। आप लोग, हम लोग अपने घर में, अपने अपने घरों में क्या देखते हैं कि जो लोग वर्किंग पर्सन होता है घर में, अगर उसको कुछ करना होता है तो वह केवल मान सम्मान, परंपरा और मर्यादा को रखते और देखते हुए क्या करता है, घर में जो बुजुर्ग लोग बेड पर पड़े होते हैं, माँ हो या पिताजी हो या और जो भी लोग हों, उनसे केवल जाके पूछ लेता है कि पिताजी या माँ जी हम ये काम करें या न करें, करें तो कैसे करें। अब जो है, जो माँ पिता या अन्य जो घर में सम्मानित बुजुर्ग होते हैं वो जो सलाह देते हैं, तो चूंकि हम वर्किंग पर्सन हैं, करना हमको है, तो हमारी मर्जी पर डिपेंड कर जाता है वहाँ पर कि हम माँ बाप की सलाह को माने या ना माने। मन होता है मानते हैं और मन होता है तो नहीं भी मानते हैं, तो हमारे फैसले पर कोई असर नहीं होता है। वही बात यहाँ पर है राज्यसभा के साथ, चूँकि राज्यसभा यहाँ पर बुजुर्ग की भूमिका में है और वर्किंग पर्सन के रूप में लोकसभा है, इसलिए लोकसभा जाकर के पूछवा लेता है राज्यसभा से, हम ये काम करने जा रहे हैं, अगर आपको कुछ सलाह देना है तो दे दीजिए। 14 दिन के अंदर वो सलाह दे दिया, उसके बाद लोकसभा की मर्जी राज्यसभा की सलाह को माने या ना माने। अब सवाल उठता है कि अगर 14 दिन के अंदर वो सलाह नहीं दिया तब क्या होगा। तो कहता है कि तब भी माना जाएगा कि दोनों सदनों से यह धन विधेयक पास हो गया। तो इस तरह से राज्यसभा की कोई विशेष मतलब कोई बराबरी का अधिकार धन विधेयक के सवाल पर नहीं है। याद रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, केवल संशोधन का सलाह दे सकती है, सिफारिश करती है कि भाई जरा मान लीजिए तो कुछ बेहतर होगा। तो जैसे माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम अगर तुम मेरी सलाह के अनुसार करो तो अच्छा रहेगा, वैसे तुम्हारी मर्जी। वही बात यहाँ पर हो जाता है, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है, केवल संशोधन करने की सिफारिश सलाह दे सकती है कि मेरे समझ से इस काम को आप ऐसे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब मर्जी हमारी है कि हम उसे जैसो सलाह को माने या ना माने। याद रखिएगा, तो अगर क्वेश्चन देगा कि क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो याद रखिएगा नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है, तो केवल संशोधन करने की सिफारिश दे सकती है, सलाह दे सकती है कि भाई इसमें कुछ इस तरह का संशोधन आप कर लीजिए। अब आता है मामला अनुच्छेद 110 का। ये 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। ये अनुच्छेद बार बार किसी भी एग्जाम में पूछ देता है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक किसे कहते हैं यह सामान्य तौर पर नहीं पूछता। अगर यह किसे कहते हैं ये पूछेगा तो आईएएस के एग्जाम में पूछेगा।
मतलब धन जैसे विधेयक की परिभाषा से हम क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आईएएस के क्वेश्चन में पूछेगा। अन्यथा बीपीएससी या अदर स्टेट सिविल सर्विस या जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम है उसमें सामान्य तौर पर जो पूछ देता है और बार बार पूछता रहा है वह है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 यह काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लें कि धन विधेयक से हम लोग क्या समझते हैं, संविधान क्या कहता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि किसी टैक्स का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन या संविधान का शब्द है। अब हम लोग यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो कहता है किसी टैक्स का मतलब किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण मतलब लगाना, तो किसी टैक्स का लगाना, अधिरोपण मतलब लगाना, इम्पोज करना। उसके बाद है उत्साधन, उत्साधन मतलब एबोलिश करना, समाप्त करना। उसके बाद है परिहार, मतलब कुछ जो है करेक्शन करना, कमी को दूर करना, वही हुआ परिहार। परिहार मतलब करेक्शन जो है सो करेक्शन मतलब क्या है कि जो बिल लाएगी जो है सो सरकार संसद में, उसमें अगर कुछ कमी नज़र आएगा तो उसको दूर करने के लिए जो विधेयक होगा वही कहलाएगा क्या, परिहार। इसको जो है सो अंग्रेजी में रीमिशन कहा जाता है। उसके बाद है परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज करना, कुछ बदलाव करना। उसके बाद है विनियमन, विनियमन मतलब रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना। तो अगर मान लीजिए संसद में कोई ऐसा बिल आता है जिसमें टैक्स लगाने का मामला हो या जो है टैक्स को समाप्त करने का मामला हो या जो है सो उसमें कुछ आपको जो कमी रह गई थी उसको दूर करने का मामला हो या उसमें कुछ बदलाव लाने का मामला हो या उसको नियंत्रित करने का मामला हो, तो ऐसा अगर जो बिल होगा वह बिल क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। फिर कहता है कि भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का अगर विनियमन होगा तो वह बिल भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। मतलब क्या है कि अगर भारत सरकार धन उधार लेना चाहती है या कुछ गारंटी देना चाहती है, प्रत्याभूति मतलब गारंटी, तो भारत सरकार यदि धन उधार लेना चाहती है या किसी को गारंटी देना चाहती है, विश्वास दिलाना चाहती है कि भाई हम आपका पैसा लेके भागने वाले नहीं हैं, डूबने वाले नहीं हैं, हमारे पास है, देखिए इसके बदले में इतना हमारे पास संपदा है, तो ऐसा अगर गारंटी देती है, प्रत्याभूति देती है, तो वो भी बिल जो होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। उसके बाद है भारत सरकार की संचित निधि में से धन का विनियोग करना, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो कहता है भारत सरकार की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, सरकार के पास दो तरह का फंड होता है, दो तरह का निधि होता है। एक होता है संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड अंग्रेजी में कहता है, दूसरा होता है आकस्मिक निधि, उसको कंटिजेंसी फंड कहा जाता है। तो संचित निधि जो होता है उसी में सरकार का पूरा आय जमा होता है। कंटिजेंसी वो केवल आपातकालीन परिस्थिति में खर्च करने के लिए कुछ धन रखा जाता है, वो संचित निधि है, वो जैसो आपको आकस्मिक निधि कहलाता है। तो भारत सरकार की जो संचित निधि होती है उसमें से अगर धन का विनियोग करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तो ऐसा जो कोई विधेयक होगा वो भी विधेयक क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। उसके बाद अगला है कि संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या उसे निकालने का मामला अगर होगा, विधेयक होगा, तो वह भी विधेयक कहलाएगा आपको धन विधेयक। संचित निधि या आकस्मिक निधि में से धन निकालना है या जमा करना है, ऐसा कोई विधेयक है तो वह भी कहलाएगा आपको धन विधेयक। उसके बाद है किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। मान लीजिए सरकार का कोई खर्च है, उस खर्च को कहाँ से दिया जाएगा, कहाँ से पूरा किया जाएगा, किस पर उसको लादा जाएगा। तो अगर सरकार के खर्च को संचित निधि से दिया जाएगा या उस पर जैसो लागू लाद दिया जाएगा संचित निधि पर, तो वैसा जो बिल होगा वो भी बिल की
क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। तो ये सारा है धन विधेयक का परिभाषा। ऐसे बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या जनरल कंपटीशन में ये परिभाषा नहीं पूछता है सामान्य तौर पर। जब भी पूछेगा ये आईएएस में पूछेगा, लेकिन परिभाषा किस अनुच्छेद में है यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में। अब अगला है कि भाई ये सारा अपने परिभाषा का पॉइंट देख लिया कि इसमें से कोई भी प्रोविजन होगा तो वो विधेयक धन विधेयक कहला जाएगा। अब है आगे का इसमें मुद्दा उठता है कि भाई इतना ज़रा हम देख लिया जो ऐसो पार्ट ये होगा तब धन विधेयक, ये होगा तब धन विधेयक, ये होगा तब धन विधेयक, ये सारा हमने देखा। कहता है अगर इस पर विवाद हो जाए कि पार्लियामेंट में कुछ एमपी बोले नहीं नहीं ये नहीं है आपको धन विधेयक, और कुछ बोले नहीं नहीं है धन विधेयक, तो है नहीं है नहीं है नहीं है का अगर मामला पार्लियामेंट में उभर जाता है किसी बिल के मुद्दे पर, तब है कि कहता है क्या होगा उस कंडीशन में। तो कहता है भाई ऐसा अगर विवाद पैदा हो जाता है पार्लियामेंट में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तब क्या होगा? तब कहता है इसका फैसला आपको लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो ये हो गया विवाद में कौन फैसला सुना देगा, तो ये अध्यक्ष सुना देगा। अब है कि संसद से जब पारित हो जाएगा धन विधेयक, संसद से पारित होने का मतलब संसद के दोनों सदनों से पारित होना, मतलब राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। तो संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा यह विधेयक, तब क्या होगा? तो तब कहता है कि ये संसद से पारित होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष को एक काम करना होगा कि उस विधेयक पर लिखना होगा कि यह विधेयक आपको धन विधेयक है और संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। ऐसा लिखेगा तो मतलब हुआ कि अध्यक्ष ने सर्टिफाई कर दिया कि संसद से पारित यह विधेयक धन विधेयक है। ऐसा लिख करके तब भेज देना होगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंत में राष्ट्रपति के पास उसकी मंजूरी के लिए जाएगा। अब है अनुच्छेद 111 कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक मंजूरी के लिए जाएगा तो मंजूरी कैसे होने मिल सकता है। तो अनुच्छेद 111 में कहता है विधेयकों पर अनुमति, एसेंट टू बिल्स। तो विधेयकों पर अनुमति यहाँ पर जो है आपको कहता है पहला पॉइंट, दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होगा। तो दोनों सदनों से कोई विधेयक जब भी आपको कह रहा है तो यहाँ पर धन विधेयक भी हो सकता है और साधारण विधेयक भी याद नहीं होगा, यह याद रखिएगा। जब भी कोई विधेयक बोल देगा तो आप ये समझिए कि इसमें साधारण विधेयक भी हो सकता है, धन विधेयक भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 111 कहता है कि भाई राष्ट्रपति कैसे अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो कहता है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तब क्या होगा? वह विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। यह तो ठीक है, यह पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह विधेयक जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर दो में से कोई एक काम कर सकता है। पहला ए में उनकी मर्जी, क्या मर्जी हो सकता है कि उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे या अनुमति नहीं दे, एक ये उसके पास अधिकार होता है। और दूसरा होता है पुनर्विचार के लिए वह संसद के पास वापस भेज सकता है। और जब संसद के पास वह भेज देगा पुनर्विचार के लिए, रिव्यू के लिए कि भाई एक बार फिर से सोचिए आप जो विधेयक पास किए हैं वह सही है कि नहीं है, मेरे समझ से इसमें जैसो कुछ गड़बड़ी है, और ऐसा जैसो करके भेज दे संसद के पास राष्ट्रपति। तब संसद क्या करेगा कि उस विधेयक पर कुछ संशोधन कर दे। राष्ट्रपति जो सुझाव दिया कि भाई मेरे समझ से इसमें ये फेरबदल हो जाना चाहिए, तो संसद उस पर संशोधन कर दे या बिना संशोधन के ही फिर से भेज दे राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति को क्या करना होगा?
कहता है अनुमति तब राष्ट्रपति को देना होगा। मतलब क्या कि राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है जब दोबारा उस विधेयक को संसद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के ही भेज देता है। तो एक बार तो वो राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन दोबारा नहीं लौटा सकता। दोबारा संसद भेज दिया तब उसे जो है आपको मान लेना होगा, मंजूरी देना होगा। अब है अगला पॉइंट कि तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यह आपको साधारण विधेयक पर लागू होगा। ये जो पहला शर्त हम लोग देख रहे हैं यह शर्त पहला लागू होगा आपको साधारण विधेयक पर। अब दूसरा पॉइंट जो है वह लागू होता है किस पर? धन विधेयक पर। धन विधेयक के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए अब वापस संसद के पास नहीं कर सकता है, उसे अनुमति देना ही होगा। तो याद रखिएगा, साधारण विधेयक पर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है कि अगर वह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है तो राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति के पास दो रास्ता होता है उस हालत में, एक उसकी मर्जी है कि उस विधेयक को मंजूरी दे या ना दे, और दूसरा उसके पास रास्ता है कि पुनर्विचार के लिए फिर से संसद के पास भेज दे। संसद के पास तब क्या रास्ता होता है कि उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के ही फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे। राष्ट्रपति तब क्या कर सकता है कि पुनर्विचार की हालिए जो भेजा था अगर संसद फिर से उसके पास भेज दिया है तब उसे साइन करना होगा, मंजूरी देना होगा। तो ये जो शर्त है पहला वाला वह साधारण विधेयक पर लागू होता है। दूसरा कंडीशन है वह धन विधेयक पर लागू होता है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर आ गया है संसद से पास होकर के तो राष्ट्रपति को मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, मंजूरी देना होगा। पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, अगर देगा कि धन विधेयक संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है तो उसे मंजूरी देना होगा, बन जाए पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा धन विधेयक के बारे में प्रोविज़न पर चर्चा। तो इसके बाद का जो आगे का अनुच्छेद है और जो प्रोविज़न है हम लोग दूसरे दिन के क्लास में देखेंगे। तो कल फिर हम लोग जैसो रात के 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।